हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग, अब दिखाई दे रही है चैट। यस गुड मॉर्निंग। आइए बेटा, आज जैसा कि आपको पता, आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सबसे पहले है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में जब आया था तब मैंने बोला भी था कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, तो आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हैं कि नहीं। आज बिल्कुल नीट के लेवल के क्वेश्चंस रखे हमने, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कहे जी ओहो पता ही नहीं, पेपर में कुछ और आता है, सर तो रिवीजन किसी और ही लेवल पे करा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए मुझे इसका। 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन, क्या आंसर होगा जल्दी जल्दी बताइए। सिलेक्ट द आइसोटोनिक पेयर्स, लिखा भी हुआ। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं आपको पता है। यस सर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8। यहां पर भी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8, दोनों में न्यूट्रॉन 8 है। इसमें 45, इसमें भी 45। 14 माइनस 7 7, 13 माइनस 6 7। इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, इसमें 45 45, इसमें भी 7 और 7। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। जल्दी जल्दी करिए बेटा, टाइम नहीं है। अगर हमने 1/6 को यूज किया इन प्लेस ऑफ 1/12, जब हम कार्बन का मास फाइंड आउट करते हैं, तो एक मोल का जो मास होगा वो क्या होगा। वो सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा। जल्दी से बताइए। 1/12 की जगह 1/6 यूज किया रिलेटिव एटॉमिक मास में। रिलेटिव एटॉमिक मास ऐसे फाइंड आउट करते थे ना, एटम का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इसने बोला अगर इस 1/12 की जगह 1/6 यूज करोगे तो बताओ एक मोल के मास पे क्या फर्क पड़ेगा। एक मोल का मास होता है, दैट इज मोलर मास पे क्या फर्क पड़ेगा। मोलर मास पे क्या फर्क पड़ेगा। कॉपी अगर रिवाइज करके आए हैं तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, सिमिलर क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं करके आए हैं तो देखो मुश्किलें तो होंगी ही होंगी। आंसर है इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होगा बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास या जिसे मोलर मास बोलते थे वो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके पीछे की पूरी थ्योरी हमने क्लास में कर रखी है, बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में कर रखी है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्या लिखा हुआ है। 12 कार्बन 6 कंटेंट इन आइसोटॉपिक मिक्सचर ऑफ 12 कार्बन 6 एंड 14 कार्बन 6 इज 98%। अच्छा, 100% अगर इन दोनों का मिक्सचर है तो उसके अंदर ये 98% होता है, तो ये कितना होगा 2% ऑब्वियसली। आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अच्छा, किसके, इसके नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अगर मिक्सचर है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में इसका मास कितना होगा पहले वो तो निकालो। सर 98% ऑफ 1000 ग्राम 980 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, वो तो निकालने आते ही हैं सर। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहले मोल्स निकालते हैं। 980 डिवाइडेड बाय 12, मोल्स पता चल जाए, एटम्स निकालने हैं।
तो कैसे निकालेंगे, जितने मोल्स आए हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लो, ये जीरो अगर यहां से हटाऊंगा तो ये 10⁻24 हो जाएगा। 12 8 होता है, 8 6 48 होता है। कोई है 48 इंटू 10⁻24? ये रहा 4.9 इंटू 10⁻25 या 48 इंटू 10⁻24, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए और करिए। ज्यादा टाइम नहीं लगाना भाई रिवीजन में, कॉपी करके आएंगे, कॉपी अच्छे तरह से करे होगी तो रिवीजन बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएगा। वही कॉपी ढंग से नहीं कर रखी है फिर मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। किसके अंदर मैक्सिमम अच्छा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? कोई बात नहीं, पहले मोल्स निकालूंगा, फिर मॉलिक्यूल्स निकालूंगा और फिर एटम्स निकालूंगा। आओ भाई पहले मोल्स निकालते हैं, मास बाय मोलर मास। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, जितने मोल्स आए हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये आ गए मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम होता है कार्बन का, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? सर मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, ये 10⁻23 10⁻22 हो जाएगा। यहां पर भी देखते हैं, पहले मोल्स 24 और 4 28, सर 1/20 आ गया, यानी कि 0.05 हो गया। फिर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, जितने मोल्स आए हैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे? सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये 0.1 बन जाएगा? यस, 0.1 को इससे करेंगे तो यही वाली वैल्यू बन जाएगी, दोबारा दोबारा ऊपर वाली वैल्यू ही बन जाएगी। यहां पर देख लेते हैं, 1.35 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, 48 और 6 कितना होता है? 54। जितने भी मोल्स आएंगे 1.35 डिवाइडेड बाय 54, यार सीधा ही हो जाएगा। 1.35 का क्या होता है, 2 से करूंगा तो 2.7, 2.7 का हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। 5.4 होगा 4 पे 40 पे 1/40 आएगा, 1/40 आएगा। अगर 1/20 होता है तो 1/40 क्या होगा? 0.025। ये आ गए मोल्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स होते हैं, तो इसको भी इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.01 हो जाएगा, और सॉरी 0.1 हो जाएगा। 0.1 को इससे करूंगा तो सेम वैल्यू आएगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डी 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 डी, है ना, कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा, डी है, डी है, डी। बताइए भाई, किसके अंदर एटम्स उतने ही होंगे, किसके अंदर एटम्स उतने ही होंगे जितने 12 ग्राम मैग्नीशियम में होते हैं? उतने ही एटम्स होंगे जितने 12 ग्राम मैग्नीशियम में होता है। 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितना होगा? हाफ मोल। हाफ मोल के अंदर कितने होते हैं? हाफ इंटू एन। यहां पर भी चेक करके देख लेते हैं, ऑक्सीजन एटम्स इन दिस, पहले मोल्स, फिर मॉलिक्यूल और फिर एटम्स। मोल्स कितने हो जाएंगे? 11/44, सर 1/4 हो गया। और मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 1/4 इंटू एन। एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे? सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/4 इंटू एन, क्या वो हाफ इंटू एन हो जाएगा? यस सर। तो आंसर तो यही आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी हाफ इंटू एन है, यहां पर भी हाफ इंटू एन है, आंसर यही है, बट फिर भी मैं बाकी भी कैलकुलेट कर देता हूं। पहले मोल्स 4/16, दैट इज 1/4। मॉलिक्यूल्स इतने हो गए, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सर एन आ जाएगा, एन। नाइट्रोजन एटम्स इसमें, पहले मोल्स 46/92, सर हाफ आ जाएगा। फिर ये मॉलिक्यूल्स आ गए, एक मॉलिक्यूल के अंदर
दो एटम्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे सर, दो से मल्टीप्लाई कर दो सर, आंसर Na आ गया। ठीक है, आंसर तो ए आ ही चुका है, मैं तो वैसे ही बाकी चार ऑप्शन भी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, डी भी करके देख लेना, आंसर ए ही आना, आंसर ए ही आना है ना, ए ही आना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, कितना क्या रेशो होगी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। अच्छा, रेशो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मास की 1:4 दे रखी है, मॉलिक्यूल्स की रेशो पूछी हुई है, हमने कॉपी में पढ़ा हुआ है, जो मास की रेशो होती है, सॉरी, जो मोल्स की रेशो होती है वही मॉलिक्यूल की रेशो होती है, तो बेसिक जो मोल्स की रेशो होती है वही मॉलिक्यूल की रेशो होती है, तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स की रेशो पूछी हुई है, तो कर लेते हैं, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के, नीचे नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, अगर 1 है, मोलर मास 32, इसका कितना हो जाएगा 4 है, डिवाइडेड बाई 28, सर ये 7 हो जाएगा, 7/32 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या दे रखा है, दो ऑक्साइड्स हैं हाइड्रोजन की जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रही हैं, दो ऑक्साइड्स हाइड्रोजन की लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रही हैं। अच्छा, यानी कि इनके बारे में बात हो रही है, एक तो H2O, एक H2O2। अच्छा, परसेंटेज ऑक्सीजन की एक ऑक्साइड में 88.89 है, तो दूसरे में निकालनी है, ये चेक कर लेता हूं, अगर इसमें परसेंटेज 88.89 है तो इसमें निकालनी है, और अगर इसमें 88.89 है तो इसमें निकालनी है, तो उसमें तो करके देखना पड़ेगा यार। यहां पर निकाल रहा हूं मैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, पता ना 16 कैसे आया, 18 कैसे आया, 18 मोलर मास है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 1600 डिवाइडेड बाई 18, मेरे ख्याल से यही आना है 88.89, बट फिर भी करके देख लेता हूँ, 1600 डिवाइडेड बाई 18, हाँ यही आ रहा है 88.89, तो आपको इसमें निकालनी है परसेंटेज, जो इसी का कोई ना कोई रेशो टाइप होगी, आई थिंक वो, चलो करके देख लेते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना है 32, टोटल मोलर मास कितना है 34 इंटू 100, ऊपर आ गया 3200 डिवाइडेड बाई 34, 94.11, 94.1, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, खुद करिए ये क्वेश्चन। टाइम ज्यादा लगाना है नहीं हमें, आप सोचो जी ओहो बहुत ज्यादा टाइम लगाना है रिवीजन में, जो कॉपी में पढ़ा रखा है वही आपकी मेन चीज है भाई, ये तो बस ये कि प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए। फिर ये 34 कैसे आया, मोलर मास ऑफ H2O2 यार, 0.24 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है 0.4 ग्राम के साथ, और ऑक्साइड बना रहा है, मेटल और ऑक्सीजन मिलके कोई मेटल की ऑक्साइड बना रहे हैं, पता ही नहीं है कौन सी मेटल की ऑक्साइड है, आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा हुआ, इसका 0.24 कितने के साथ कंबाइन कर रहा है 0.4 ग्राम के साथ। सर ये तो डेफिनेशन में ही पढ़ाया था आपने, मैंने कहा कैसे, सर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से जितना कंबाइन करेगा 0.4 के साथ इतना कर रहा है, तो 8 के साथ कितना करेगा 0.24 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 8, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा तो ऊपर ये आ जाएगा, सॉरी नीचे ये आ जाएगा, 4 के टेबल में, ये 6 पे, ये 10 पे, 48 डिवाइडेड बाई 10 है, आंसर क्यों नहीं आ रहा, सब सही रखा है, सब सही रखा है, आंसर क्यों नहीं आ रहा।
अच्छा 0.4 ग्राम ऑफ ऑक्साइड है, 0.24 ग्राम इसका मेटल का कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ बना रहा है 0.4 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। अच्छा ये 0.4 ग्राम दे रखा है, ठीक है ठीक है। अगर ये 0.24 है, ये 0.4 है, तो ये कितना होगा? 0.16 होगा। अरे इसमें से ये माइनस कर दूं, मेटल ऑक्साइड में मेटल पता चल गया तो ऑक्सीजन कितनी होगी इसमें से माइनस कर दूंगा। अब सही है ना? अब करेंगे बेटा। तो 0.16 ग्राम के साथ 0.24 कर रहा है, तो बताओ 8 ग्राम के साथ जितना करेगा, जितना 8 ग्राम के साथ करेगा वही क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट मास। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट मास। पहले तो पॉइंट से पॉइंट गया, 8 के टेबल में ये 3 पे, ये 2 पे, फिर ये 4 पे, 4 3 का कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करिए अगला क्वेश्चन करिए। एट कैसे आया? कई जने कह रहे एट कैसे आया। अरे भाई डेफिनेशन को कॉपी वॉपी रिवाइज नहीं करके आओगे तो कोई रिवीजन नहीं है भाई ये। तो रिवीजन में पढ़ाना नहीं होता, रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। बेटा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ जितना कंबाइन करता था या प्रोड्यूस होता था या डिस्प्लेस करता था वही इक्विवेलेंट मास कहलाता था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कितना वॉल्यूम NaOH का चाहिए? अच्छा मोलारिटी दे रखी है 80 ग्राम NaOH उसमें। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मोलारिटी होती किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स और यहां पर वॉल्यूम लीटर में। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस ये पूछा हुआ है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मोलारिटी कितनी है? 3। ये 80 है। मोलर मास NaOH का निकाल लेंगे, 40 होता है। ये वॉल्यूम पूछी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। 2/3 यानी कि 0.66, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.67 भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। सही कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन, विच इज वेरी वेरी गुड। दैट शोज की रिवाइज करके आए हैं। फिर वो प्रीवियस क्वेश्चन मेटल वाला ग्राम इक्विवेलेंट से नहीं हुआ, ऐसा क्यों? बिल्कुल होगा, ग्राम इक्विवेलेंट से क्यों नहीं होगा? लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वो लिमिटिंग रीजन होगा। 2 लीटर ऑफ 3 मोलर शुगर। अच्छा ये शुगर का सॉल्यूशन है, कितना दे रखा है बेटा? ये 2 लीटर है, 3 मोलर है, एंड 3 लीटर ऑफ 2.5 मोलर शुगर। अच्छा 3 लीटर है, 2.5 मोलर है, आर मिक्सड। अच्छा दोनों को मिक्स कर दिया एंड डाइल्यूटेड टू 10 लीटर। ओके ओके ओके, जो पहले तो दोनों को मिक्स किया और फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है। आपसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी हुई है तो कौन सी बड़ी बात है यार। इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। बस M1 ये पहले के मोल्स हैं, ये दूसरे सॉल्यूशन के मोल्स हैं, ये तीसरे सॉल्यूशन के मोल्स हैं। आपको M1 3 दे रखा है, V1 2 दे रखा है, M2 2.5 दे रखा है, V2 3 दे रखा है, M3 आपसे पूछा हुआ है और V3 आपको 10 दे रखा है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 6 है और ये 7.5 है, 13.5 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1.35 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन? ये नहीं, 1.35, 1.35 ऑप्शन नंबर ए।
चलिए बढ़िया है। नीचे एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें Mg प्लस Cl2, सॉरी HCl गिव्स यू MgCl2 प्लस H2 ऑन रिएक्शन। आपको 0.3 मोल मैग्नीशियम का दे रखा है, 0.52 मोल HCl का दे रखा है। हाइड्रोजन कितना बनेगा? बेटा इसके भी मोल्स दे रखे हैं, इसके मोल्स दे रखे हैं। जब दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन होती है पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहां तो लिमिटिंग रिएजेंट मैग्नीशियम होगा और यहां फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? HCl होगा। कैसे पता चलेगा? मैग्नीशियम के मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सॉरी मैग्नीशियम के 0.3 है, 0.3 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, HCl के मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसकी वैल्यू कम आ रही है? HCl की वैल्यू कम आ रही है। इसका मतलब ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब बताइए क्या बताना है? H2 कितने मोल बनेगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये आपको फाइंड आउट करना है। ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन वाले के, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने वाले के, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वाले के। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? 0.52 और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये 0.52 डिवाइडेड बाय 2.26 आ जाएगा, 0.26। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। करिए करिए। हाँ 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 सर, शुरू से थ्योरी भी पढ़ा दो। बिल्कुल बेटा, शुरू से क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तुम कहो और मैं ये काम ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक बार बताओ। तुम अगर कहो शुरू से थ्योरी पढ़ा दो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं शुरू से आपको थ्योरी ना पढ़ाऊं? ऐसा हो सकता है? जाओ, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ाऊंगा। बताओ 2025 के एग्जाम के लिए पढ़नी है कि 26 के एग्जाम के लिए पढ़नी है? 25 के एग्जाम के लिए पढ़नी है तो उम्मीद में पढ़ा रहा हूं मैं, सारी थ्योरी दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं नहीं सर, 26 के लिए पढ़नी है तो यकीन 2.0 में आपका एक बार फिर स्वागत करेंगे हम। आपकी जैसी इच्छा है, ठीक है। नोट्स के क्वेश्चन भी दोबारा करना है क्या? जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वो तो करके ही देखेंगे ना। आपको पता हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करे हैं, सिमिलर क्वेश्चन भी सेम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन लाइक 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों सेम ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक दो उसमें से प्रैक्टिस कर लो, यही रिवीजन का मतलब होता है। यही मतलब होता है रिवीजन का, और क्या मतलब होता है? और जहां मुश्किल आ रही है, मान लो लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, तो कॉपी में से दोबारा पढ़ो उसे, दोबारा पढ़ो, उसके सारे क्वेश्चन करके देखो, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा वो टॉपिक। ठीक है। चलिए, एक फॉलोइंग रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। 1 मोल है N2 का भी और H2 का भी। आपसे NH3 जो बनेगा वो कितने से रिमूव किया जाएगा? पहले NH3 कितना बना है वो तो चेक कर लें। NH3 कितना बनेगा भाई? सर पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा। यहां तो लिमिटिंग रिएजेंट N2 होगा, यहां लिमिटिंग रिएजेंट H2 होगा। N2 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। H2 नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/3 आ जाएगा। ये वैल्यू छोटी है, यानी कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके 3 मोल से ये 2 मोल बनते हैं। तो बताओ 1 मोल से कितना बनेगा? 2/3 मोल अमोनिया के। चलो, ये तो पता चल गया अमोनिया के मोल्स। आपसे पूछा हुआ है जो अमोनिया बनेगा वो कितने HCl के द्वारा रिमूव होगा। ये बेस है, एसिड है, दोनों मिलके सॉल्ट बना लेते हैं। 1 मोल के साथ 1 मोल लगता है, ये 2/3 मोल है तो इसके भी कितने लगेंगे? 2/3 मोल। इसको 0.67 बोल सकते हैं, 0.67 बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी करिए। 1 मोल ईच लिया है कैल्शियम हाइड्राइड और H2O का, तो बताइए H2 कितना बनेगा? करिए करिए, खुद करिए, बी क्विक।
जी अनकन, तो मेरे टेस्ट में मैक्सिमम इजी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, क्या करूं? कैलकुलेशन मिस्टेक देखो, कॉन्सेप्ट देखो, क्या गलती हो रही है। हमेशा कैलकुलेशन में गलती करके आ रहे हो। 2/5 को हमेशा कहीं 0.2 तो नहीं लिख के आते जा रहे। जो क्वेश्चन आपको नोट्स में सेम दिख रहा है उसको बार बार सॉल्व मत करिए, कुछ नया क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो आपके नीट 2025 में आएगा वो ऑलरेडी क्लास में हो चुका है। आइए, सबसे पहले इसका भी एक मोल दे रखा है, इसका भी एक मोल दे रखा है। जब भी दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन होती है पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहां तो कैल्शियम हाइड्राइड होगा 1/1, या H2O होगा 1/2। सर ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये है, ये दे रखा है, ये निकालना है। इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, ये है कितना? 1 मोल, तो एक से कितना बनेगा? एक। एक, दैट इज ऑप्शन नंबर। टेस्ट में अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं तो बेटा चेक करिए, क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन में गलती करते हैं, कहाँ करते हैं, वो तो आप ही चेक करेंगे ना, हम कैसे बता सकते हैं वो। अगला क्वेश्चन करिए। रिवीजन में खत्म कर देंगे आशुतोष उसको। सर टाइम कैसे डिवाइड करें, आपको पता होना चाहिए यार। आपका सब्जेक्ट राइट नाउ क्या वीक है, आपका पोर्शन कौन सा वीक है, ऑब्वियसली उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कंडीशन अप्लाई। उसका एग्जाम के अंदर जो पोर्शन है वो भी अच्छा होना चाहिए। पता चले जी कोई ऐसे 3 चैप्टर वीक है, ठीक है, जो एग्जाम में आते ही नहीं है ना, जस्ट एक हिपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो उस पर थोड़ा कम टाइम देके भी काम चल सकता है। बट आपका एक वो चैप्टर वीक है जिसमें से 2 क्वेश्चन पक्का ही आते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई उसमें आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। आइए, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का जिसमें 60% ऑक्सीजन है, 40% सल्फर है। सल्फर और ऑक्सीजन कितना है? सल्फर कितना है? 40। पता है ना परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, यहां पर भी परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। ये आ गया 5, ये आ गया 4। 5/4 कितना होता है? 0.8 होता है। और ये आ जाएगा 16 3 जा 48, 48 एंड 16 4 जा 64। ऐसा कर लेता हूँ ना, 15 पे और 4 पे 3.75 करके कुछ होगा। 3 जा 12, 3038। हाँ वही है, 3.75 है, 3.75। 5 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1.25 आएगा, ना कि 0.8। मैंने 4 को 5 से कर दिया था। अब सर क्या करेंगे, इसमें से जो छोटा होगा उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको पता 1.25 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। S1O3 कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। मुझे भेज दिया करो आयुष, IG पे, मैं रिप्लाई कर दिया करूंगा। हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं तो इतना CO2 बन रहा है और इतना H2O बन रहा है, वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? क्या आपको पता है जो भी हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं उनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है? यस। बैलेंसिंग करना ये सिखाया हुआ है क्लास में? यस सर। इतने लीटर CO2 है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे CO2 के?
वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, नीचे 1000 आएगा, ऊपर 10 आएगा, यानी कि 1/100 यानी कि 0.01 हो जाएंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने हो जाएंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 2/100 कितना हो गया, 0.02। बहुत बढ़िया। आइए, अगर ये x मोल्स बनता था तो आपने CxH5 कितना रखा था, 1 मोल। ये बना कितना है, 0.01, तो ये कितना होगा, 1/x इंटू 0.01। सिमिलरली ये y/2 बनता था तो इसके मोल्स कितने होते थे, 1, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने होते थे, दैट इज y, तो 0.02 से कितना होगा, x मोल से ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय y/2, ऊपर चला जाएगा, इंटू 0.02। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में, क्वेश्चन तो किया हुआ है बहुत बार, करना भी ऐसे ही है, मोल्स निकाल के सोचते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। जब ये x होता है तो ये x बनते हैं। अब ये है कितना, ये 0.01, तो इसका मतलब कार्बन भी कितना होगा यहां पर, 0.01। ठीक, बढ़िया। अब आ जाओ यहां पर, ये y/2 होता है तो ये उसका डबल होता है। अगर यहां पर इसके मोल्स y/2 होंगे तो यहां पर हाइड्रोजन कितने होंगे, उसका डबल। यहां पर इसके मोल्स हैं कितने, 0.02, तो यहां पर हाइड्रोजन कितने होंगे, उसके डबल। डबल मतलब 0.04। क्या इसको रखूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो यही बन जाएगा CH4। CH4 समझ आ गया, ठीक है। अगर भैया ये X होता था तो यहां पर इसके अंदर इसके एटम्स X होते थे, इसके मोल्स आए हैं 0.01, तो इसका मतलब इसके मोल्स यहां पर कितने होंगे, 0.01। अगर ये y/2 होता था तो यहां पर हाइड्रोजन होते थे y, डबल होते थे बिल्कुल। अच्छा, यानी कि ये 0.02 है तो ये क्या होगा, इसका डबल होंगे, 0.04। सिंप्लीफाई करूंगा तो CH4 बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये करिए, जी 25 के क्वेश्चंस करा दीजिए, करा देंगे। रिवीजन प्लानर क्या यार, जैसे जैसे मैं आता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको चैप्टर बताता जाऊंगा। आज बता के जाऊंगा, कल कौन सा चैप्टर करना है वो करके आइएगा। एक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जिसके अंदर नाइट्रोजन इतना है, इसका डाइमर कैसे लिखा जाएगा, पहले मोनोमर तो लिख लें, डाइमर तो तब लिखेंगे ना, डाइमर होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स डबल कर देंगे। पहले निकालता हूं, नाइट्रोजन है 30.4 और ऑक्सीजन कितना होगा, 100 में से माइनस कर दो, दैट इज 69.6। ये परसेंटेज है, मोल्स कैसे निकालूंगा, ऐसे एटॉमिक मास से डिवाइड करके, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि बिल्कुल डबल बनेगा। ये NO2 होगा, NO2 का डाइमर कौन सा होता है, N2O4, यही होगा, देख ले आंसर यही होगा। बट फिर भी मैं, अगर कोई कहता है कि कैलकुलेट करके दिखा दो, अरे यार ये 2 पॉइंट समथिंग आना है, क्योंकि 14 से 28 होता है, 28 से थोड़ा सा बड़ा है। ये 16 से 64 होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि ये 2.2 होगा तो ये 4.4 होगा।
तो यानी कि जब 2.2 से डिवाइड करूंगा ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो NO2 आना था, NO2 का डाइमर N2O4। बट कोई कहेगा नहीं सर कैलकुलेट करके दिखाओ, तो मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। 30.4 डिवाइडेड बाई 14, 2.17। और ये देख लेना 4.34 ही आएगा, बट फिर भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 69.6 डिवाइडेड बाई 16, 4.35, वही 4.34 ही है, एक ही बात है। 2.17 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। और NO2 का डाइमर क्या होता है? N2O4। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना मास व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का बनेगा? अच्छा, कितना मास AgCl का बनेगा जब 50 ml ऑफ 17% AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.85% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अच्छा, AgNO3 और NaCl को मिक्स कर रहे हैं, कितना AgCl बनेगा वो आपसे पूछा गया है। मोल कॉन्सेप्ट से करना है, मोल कॉन्सेप्ट से कर लो, ग्राम इक्विवेलेंट से करना है, ग्राम इक्विवेलेंट से कर लो। ठीक है, पहले चेक कर लो किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स लीस्ट होंगे। ठीक है, आइए निकालते हैं। पहले मास निकालूंगा तभी तो ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे। 17% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 का मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर 100 ml AgNO3 का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर AgNO3 कितना होगा? दैट इज 17 ग्राम। बट 100 ml नहीं है, 50 ml है। अच्छा 50 ml है तो आधा कर देंगे, आधा कर देंगे। 17 डिवाइडेड बाई 2, 5.8 सॉरी 8.85 हो जाएगा, 8.5। सिमिलरली अगला क्या दे रखा है बेटा? 50 ml ऑफ 5.85% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अच्छा, यानी कि 100 ml NaCl के सॉल्यूशन में NaCl कितना होगा? 5.85। तो बताओ 50 ml में कितना होगा? 50 सर आधा होगा इसका, 5.85 डिवाइडेड बाई 2। ये तो मास आए हैं। अभी मैं क्या निकालूंगा? इनके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स AgNO3 के, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 48 और 14 कितने होते हैं? 62, 62 और Ag का होता है 108, 170। क्या आ जाएगा? 8.5 को 2 से करता हूं तो 17 आता है, यानी कि 1/20 आ जाएगा। 1/20 कितना होता है? 0.05। यहां करता हूं नंबर ऑफ मोल्स NaCl के, मास बाय मोलर मास 58.5 आएगा, क्योंकि क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23, दोनों को ऐड कर दिया। सर ये आ जाएगा, ये भी 1/20 आया। अच्छा, दोनों के मोल्स सेम है और दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो दोनों में से किसी का भी कंपैरिजन कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके उतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? मास बाय इक्विवेलेंट मास, क्योंकि एन फैक्टर 1 है तो मोलर मास ही इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। वहां पर भी इसका मास निकालना है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। मोलर मास है इसका 108, इसका 35.5, 143.5, एन फैक्टर 1 है तो 143.5 ही रहेगा। पर ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं आप 20। तो मास ऑफ AgCl कितना आ जाएगा? ऊपर 143.5 डिवाइडेड बाय 20 है। अच्छा, मास नहीं निकालना, मोल्स निकालने। ओहो ओहो ओहो, तो आंसर आ ही गया, सीधा ही आ गया। मोल्स ऑफ AgCl आ तो गए। 1/20, 1/20 कितना होता है? 0.05। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था। आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, मैंने ग्राम इक्विवेलेंट से किया। कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए होगा जब आपको रिएक्ट करना है 20 ml ऑफ 1 मोलर HCl? अच्छा, इसका दे रखा है, इसका पूछा हुआ है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऊपर इसके मोल्स डिवाइडेड बाय इसके मोल्स। मोल्स कितने हैं इसके? मोल्स कितने हैं इसके?
सर मोल्स होते हैं मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर 20/1000 1000 समझ गए ना, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया। कितना हो जाएगा 2/100 2/100 कितना होता है 0.02। तो नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के किसके बराबर आ जाएंगे 0.02 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.01 मोल। नहीं सर हमसे आंसर मास में पूछा हुआ है, मास तो मास निकाल लो, जितने मोल्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से जो कि 100 है। सर 1 ग्राम आंसर आ जाएगा, 1 ग्राम दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन सही कर रहे हैं विच इज वेरी गुड। लास्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं वो सफिशियंट है, बिल्कुल सफिशियंट है जी। ये तो बस ये है कि आप अपने आप को चेक कर लो एक बार। डेली इनटेक शुगर का, अच्छा 400 ml ऑफ 9% कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है पर डे, ठीक है, कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लेंगे टेकन बाय हिम पर आवर। 400 ml ऑफ 9% सॉल्यूशन पर डे, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं कोई बात नहीं। पहले तो इस 9% का मतलब समझा दो सर भाई, दैट इज 9 ग्राम इन 100 ml होगा, तो 400 ml में कितने हो जाएंगे 9 4 36 हो जाएंगे। अब इसमें 36 ग्राम में आपको पहले तो मोल्स निकालने हैं 36/180, फिर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं 36/180 इंटू Na, ये 5 आ जाएगा। 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली बेटा कितना आ जाता है 1.2 के आसपास आ जाता है कोई, 1.2 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चे सही कर रहे हैं विच इज वेरी गुड। चैप्टर पहले बता दिया करो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपने नहीं सुना तो वो मेरी गलती थोड़ा बेटा। ये बताइए क्वेश्चन जल्दी जल्दी। ओ ओ ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन पूछा हुआ है कितने मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे पर आवर, ये तो पर डे आया है, ये तो पर डे आया 1.2 इंटू 10⁻23 है ना, पर डे। आपसे पर आवर पूछा हुआ है तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 24 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। सो 0.5 इंटू 10⁻22 यानी कि 5 इंटू 10⁻21, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन हो गया यार, यही होगा ना 0.5 इंटू 10⁻22 दैट इज 5 इंटू 10⁻21। ये क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंट मास सल्फर का HCl2 में, सल्फर का इक्विवेलेंट मास 16 ग्राम है। अच्छा सल्फर का इक्विवेलेंट मास S2Cl2 में पूछा हुआ है, ये पहली लाइन ना भी दी होती तब भी क्वेश्चन हो जाता, उसमें क्या। कि यहाँ पर क्लोरीन 71 ग्राम लग रहा है, यस, एक सल्फर का 32, दो का 64 हो गया। सर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था जितना 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा वही क्या कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। 71 ग्राम के साथ 64 कर रहा है तो 35.5 के साथ क्या करेगा आधा, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो 32 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सबका सही है ए। एक बार डाउट ग्रुप देख लें, रिपीट कर दीजिए, इसको रिपीट कर देते हैं।
400 ml है, 9% कॉन्सेंट्रेशन। 9% का मतलब आप समझ गए कि 9 ग्राम 100 ml में है, तो 400 ml में कितना हो जाएगा बेटा? 36 ग्राम हो जाएगा। 36 ग्राम के मोल्स कितने होते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, दैट इज 1/5 आ गया। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे पर डे? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये तो पर डे आए हैं, आपको पर आवर निकालना है, तो 24 से डिवाइड कर दिया। जी सरस्वती। विनीत कह रहा है मैं नेक्स्ट ईयर नीट दूंगा, अभी 1-2 मंथ के गैप में क्या करूं? प्रैक्टिस करिए जितनी कर सकते हैं। बात करते हैं बेटा, साइलेंट एक क्वेश्चन करा लें। कितने मोल्स लगेंगे डाई बेसिक एसिड के? एक मिनट रुक जाओ पहले तो। नंबर ऑफ मोल्स एसिड के पूछे हुए हैं, और वो डाई बेसिक है, इसका मतलब उसका एन फैक्टर 2 है। वॉल्यूम एसिड की 0.1 लीटर दे रखी टू गिव डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। अच्छा अच्छा, डेसी नॉर्मल यानी कि नॉर्मेलिटी 1/10 है। कोई बात नहीं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट्स। अच्छा चलो, नॉर्मेलिटी इतनी है तो मोलैरिटी निकाल लेते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये 1/10 है, ये 2 है, तो क्या मोलैरिटी 1/20 आ गई? यस। आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी अगर मोलैरिटी अगर 1/20 आ गई है तो वो किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम लीटर में दे रखी है, यस 0.1। 0.1 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 1/200 यानी कि 0.005। 0.005 ऑप्शन नंबर सी। डेसी का मतलब होता है बेटा 1/10, वही किया हमने। सेंटी का मतलब होता है 1/100। ठीक है, डेसी होता है 1/10, सेंटी होता है 1/100। ठीक। इसी के साथ बेटा ये हमारी छोटी सी रिवीजन क्लास फिनिश होती है। रीजन क्या है? बहुत लंबी लंबी रिवीजन क्लास नहीं रहे हैं, क्योंकि वही टॉपिक्स हैं जो क्लास में कराए गए हैं। ऐसा थोड़ा कुछ नया है, या तो आज आपने कुछ नया सीखा हो तो आप बताइए कि हाँ सर ये देखो रिवीजन में कुछ नया ही आ गया सर, पता नहीं क्लास में तो कुछ और ही पढ़ाया था आपने। ठीक है, बट आज रिवीजन में कुछ नया ही करा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट इज नॉट गोना हैपन। तो हमें ट्रस्ट किसको करना है? अपनी कॉपी को करना है, पिछले 1 साल की मेहनत को करना है। ठीक है, मैं बहुत ऐसे कमेंट्स देख रहा हूं चैट बॉक्स में भी और डाउट बॉक्स में भी। कुछ बच्चे जो हैं वो डिसहार्टन महसूस कर रहे हैं राइट ना, उनको लग रहा है कि यार नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। कोई कह रहा है मेरे 550 आ रहे हैं, वो भी यही कह रहा है। जिसके 450 आ रहे हैं वो भी यही कह रहा है। जिसके 650 आ रहे हैं वो भी यही कह रहा है। ठीक है, आई बिलीव सबसे पहले तो आपको अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, आप जिस भी जगह पर हैं आप डेफिनेटली वहां से इंप्रूव कर सकते हैं। आप 550 पे हैं तब भी, 450 पे हैं तब भी, 650 पे हैं तब भी, और मार्क्स थोड़े इधर उधर हैं तब भी। ठीक है, एक जब भी आपको लाइफ में मौका मिले अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करने का और सेल्फ एप्रिशिएट करने का, सो ऑलवेज चूज ए ऑप्शन जहां पर आप अपने आप को सेल्फ एप्रिशिएट करें। 450 भी आ रहे हैं तो ये 450 भी तो आपकी मेहनत से ही आ रहे हैं ना। ठीक है, सो जीरो से स्टार्ट करके अगर आप 450 पे आ सकते हैं तो डेफिनेटली आप यहां से आगे इंप्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना नेगेटिव राइट नाउ सोचोगे रिजल्ट में उतनी नेगेटिविटी फैलेगी और फिर रिजल्ट खराब आने के भी उतने चांसेस हैं। इंस्टेड ऑफ जितना पॉजिटिव सोचोगे उसके अनुसार उतनी ही मेहनत करोगे और रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। अब आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखना है। कोई अगर नेगेटिव बोले भी, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप टीचर दोस्त यार रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उन कमेंट्स को थोड़ा साइड में रखिए, लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट एंड वर्क अपॉन इट ऑल्सो। ठीक है, पता चल जाता है कि यार इस चैप्टर इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है और मेरे नंबर कम आ रहे हैं, उस पर डिसहार्टन होने की बजाय उसके ऊपर काम करेंगे ना तो वो जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बना है जिसके ऊपर आप मेहनत करना शुरू कर दें और वो इंप्रूव ना हो। कोई ऐसा बना ही नहीं, कोई ऐसा टॉपिक बना ही, और हर एक के लिए एप्लीकेबल है ये, मेरे लिए आपके लिए, जो भी टॉपिक आपको लगता है यार ये मेरा टॉपिक ना थोड़ा वीक है यार,
इसमें थोड़े क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई मैटर नहीं करता, उसके ऊपर टाइम देना शुरू करिए। जैसे ही आप उसके ऊपर टाइम देंगे, आप देखेंगे इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया समीर। मार्क्स स्टक हो गए हैं तो क्यों स्टक हो गए हैं? कोई रीजन होगा भाई इसके पीछे ना। मार्क्स स्टक होने का भी रीजन तो हर एक चीज का होगा ना यार। आप देख रहे हैं कि आपके पिछले 3 टेस्ट में ही कोई भी नंबर आ रहे हैं, मान लो 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे का? रीजन आप ही टेस्ट एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सेम मिस्टेक क्या बार बार रिपीट करते हैं सेम टॉपिक की? तो इसका मतलब आपको वो देखना है। आप सिली मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते कुछ और है, समझते कुछ और है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, माइंड में अपने आप ही मान लेते हैं कि करेक्ट ही पूछा होगा, तो आप ऑब्वियसली करेक्ट लगाते आ जाते हैं, बट पूछा नॉट करेक्ट होता है। तो अपनी एक मिस्टेक कॉपी आपके पास होनी चाहिए कि यार ये गलतियां मैं बार बार करता हूं। बार बार मेरे को क्वेश्चन आता है मोल कॉन्सेप्ट का, तो मैं गलत करके आता हूं लिमिटिंग रीजन निकालने में। बार बार गॉस थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो मैं गलत करके आता हूं, फॉर्मूला सही नहीं लगाता हूं। जो भी रीजन होगा किसी भी सब्जेक्ट का, किसी, तो आपको रीजन पता होना चाहिए। जब आप तक आपको रीजन नहीं पता ना, मार्क्स स्टक हो गए, इज नॉट द सॉल्यूशन। मार्क्स स्टक क्यों हो गए हैं वो सॉल्यूशन है, वहां पे ढूंढिए क्या क्या रीजन है। यार मैंने इतना अप्रोप्रिएट टाइम ही नहीं दिया यार इस चैप्टर को। मैंने एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं किए थे। क्वेश्चन तो आसान आया था, बट मैं सिली मिस्टेक करके आया हूं यार। बार बार मैंने कैलकुलेशन ही गलत करके आता हूं। ठीक है यार, मैंने थ्योरी में इतना टाइम ही नहीं दिया हुआ इस, मतलब रीजन कैन बी एनीथिंग। आपको फाइंड करना पड़ेगा, और वो फाइंड भी आप अपने ही टेस्ट एनालिसिस से कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप टेस्ट दे के बंद कर देते हैं उसे और अगले टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एंड इफ यू विल नॉट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स दिस ईयर, अनफॉर्चुनेटली फिर वो बात अगले साल पे चली जाएगी। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। या तो अपनी गलतियों से सीख लो या लोगों की गलतियों से सीख लो। ठीक है, इतना टाइम तो है यश कि आप सिलेबस रिवाइज ना कर पाए, अभी इतना टाइम तो है। प्रीति उसके और क्वेश्चंस करा देंगे जेई मेंस के। क्लास के क्वेश्चंस मोर देन इनफ है जी। हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा है, चाहे वो टेस्ट में हो, कॉपी में हो, चाहे आपकी डीपीपी में हो, कहीं पे भी हो, हर एक प्रकार का क्वेश्चन हमने करा रखा है। ये तो बस ऐसे ही एक आइसिंग ऑन द केक है कि यार बच्चा आता है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा और क्वेश्चंस करा दिए जाए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से रख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, कल करेंगे उसमें भी क्वेश्चंस, रिवाइज करके आइए उसे। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बता दो। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अभी राइट नाउ मुझे लग रहा है आपको 2 या 3 टेस्ट तो देने चाहिए। ठीक है, 3 तो मिनिमम ही होने चाहिए पर वीक। आप चाहें तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी कर सकते हैं। टाइम भी वही रखिए जो अपना नीट का एग्जाम का टाइम होता है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग को उस समय फिट हो जाए बिल्कुल। जिस टाइम नीट का एग्जाम होता है उस समय अब सोना नहीं है। ठीक है, वो 3.5 घंटे आप अपने फ्रेशेस्ट मूड पॉसिबल में होने चाहिए। पता चले अभी आप उस टाइम पे सो रहे हैं, उस टाइम पे सो रहे होंगे तो बहुत मुश्किल होगी। आपका दिमाग जो एग्जाम में जाके सोने लगेगा उसी टाइम में। ठीक है, करा देंगे बेटा। 3 टेस्ट दे रहे हैं, पेपर एनालाइज कैसे करें? अभी अभी बताया मैंने, अपनी गलतियों को पहचानिए। क्या गलतियां हैं? सिली मिस्टेक है, टॉपिक थ्योरी रिवाइज नहीं करके गए अच्छे तरीके से, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में गलती हो रही है। ठीक है, मैं क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीजें और भी 4 चीजें हो सकती हैं यार। ठीक है, मैं जब पढ़ रहा होता हूँ मैं कॉन्सेंट्रेटेड ही नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है मैंने रिवीजन कर लिया, रिवीजन कुछ किया ही नहीं होता। बहुत मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट। नींद आती है 2 बजे सर, तो फिर बेटा सो जाइए इस साल नीट के एग्जाम में। 20 में दे दीजिएगा जब आप फ्रेश रहेंगे। ठीक है, नहीं तो अभी भी तरीका है, 2 बजे से अभी सोना बंद कर दीजिए। तो ये सुबह लेट उठिए थोड़ा सा, अगर मतलब मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। मॉक टेस्ट का सेफ स्कोर डिपेंड कर रहा है आप कौन सा मॉक टेस्ट दे रहे हैं। पता चले सिर्फ 11th के सिलेबस का दे रहे हैं, 12th का दे रहे हैं, फुल सिलेबस का दे रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ मेरे को लग रहा है अगर आप फुल सिलेबस का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और 400 450 पे भी हैं,
तो उससे इंप्रूवमेंट करें अगर फुल सिलेबस का टेस्ट है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट में सिर्फ 2 चैप्टर का टेस्ट दे रहे हैं और उसमें आ रहे हैं 400 450, नहीं, अगर फुल सिलेबस का दे रहे हैं 400 450 से बहुत इंप्रूवमेंट करी जा सकती है, उससे नीचे वाला भी बच्चा इंप्रूव कर सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेफ स्कोर इन नीट कोई भी नहीं बता सकता, मैं ऐसे कोई रैंडम नंबर आपको बता के चला जाऊंगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सेफ स्कोर तभी पता चलता है जब पेपर का लेवल पता चलता है। पेपर पिछली बार की तरह आसान आ जाए तो ऑब्वियसली कट ऑफ आई जाएगी, पेपर जो है आपकी बार थोड़ा सा अच्छा आ गया, मॉडरेट आ गया या टफ आ गया तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे जाएगी। तो आप सेफ स्कोर कोई भी नहीं बता सकता यार, ऐसे ही कोई रैंडम नंबर मैं भी दे के चला जाऊंगा, लो बताओ भाई 640 सेफ स्कोर है, ठीक है, बट वो रैंडम नंबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनलेस और अनटिल एग्जाम आप देख ले। टीचर को होता है यार एग्जाम देख ले, टीचर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता है कि यार अच्छा पेपर टफ आया था तो हाँ यार इतने नंबर भी सेफ है, पेपर आसान आया था यार सारे बच्चे करके आए होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उस सिलेबस में 590 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। 510 आ रहे हैं, 650 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जी। 630 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। 460 आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 620 सेफ स्कोर है, नो कमेंट्स। 421 फुल सिलेबस टेस्ट के आए हैं, बहुत बढ़िया, इसको मेंटेन करिए, इंप्रूव करिए। 450 से 700 जा सकते हैं, 700 का पता नहीं, बट सिलेक्शन आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और मेहनत करेंगे तो 700 क्या 720 ला के लेके आ सकते हैं, मेहनत तो करिए। अभी भी कुछ जाने हैं जो कह रहे हैं कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, तो बेटा फिर अब अगले साल के बारे में सोचिए। अरे भाई हाई टाइम है यार, दुनिया मैं कह रहा हूं तलवारें लेके मैदान में उतरी हुई है, तुम कह रहे हो तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही यार, है ना। आई मीन शर्म आनी चाहिए अगर आप एग्जाम से 40 दिन पहले ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि सर मेरे से अभी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही। क्या सोच के भैया ड्रॉप लिया था फिर आपने, ना ड्रॉप लेते कुछ और करते जिंदगी में और अच्छा करोगे, बट वहां पे भी कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। क्या दुनिया में कोई ऐसा काम है, क्या दुनिया में कोई ऐसा काम है जिसमें मेहनत ना करनी पड़े और उसमें आप सक्सेसफुल हो जाए, जिसमें कंसिस्टेंसी ना मेंटेन करनी पड़ी और सक्सेसफुल हो जाए। 425 से 650 आ सकते हैं, हाँ मेहनत करिए बेटा। तो मोनालिसा देखिए आप गलती कहां पे कर रही हैं। कल करेंगे हम थर्मोडायनामिक्स, और मैं कुछ क्वेश्चन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के भी लेके आऊंगा, जिससे आपको ये ना रहे कि बस थर्मोडायनामिक्स रिवाइज करना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री तो हमने कर लिया, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज जरूर करके आइएगा, हाँ उसके बाद इक्विलिब्रियम करेंगे, बिल्कुल उसके बाद इक्विलिब्रियम करेंगे, ठीक है। कुछ चीजों के सॉल्यूशन तो मैं ऑलरेडी दे रखे हैं यार, नहीं दे रखे क्या, कि कैसे डेली इंप्रूव करें, स्पीड रीडिंग कैसे करें, गोल डस्ट मेथड कैसे करें, ठीक है। आप अपॉइंटमेंट मेथड यूज करें ओवर थिंकिंग के लिए, बार बार बच्चे बोल रहे हैं और मैंने लिखा भी होगा किस लेक्चर में जाना है, कहां पर दिखेगा, यूज कर लो भाई इनको, ठीक है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो। सब लिखा हुआ बेटा मैंने, यूज तो आपको ही करना पड़ेगा ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों।